Hello students, first of all sorry for the inconvenience. From today onwards video recordings are coming regularly. In previous lecture of gravitation we discussed that moon gravitation is 1/6 of the earth gravitation. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस ग्रेविटेशन पढ़ क्या होता है वो डिस्कस किया था, ग्रेविटी क्या होती है, how the escape velocity is calculated. These all the things which were already discussed in the previous lecture. अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि मून्स की जो ग्रेविटेशन है, मून्स ग्रेविटेशन जो है दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से जो वहां पर गैस पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून. इसीलिए मून के आसपास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं. मून की एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है. गैस पार्टिकल जो है वो ये स्पीड बड़ी आसानी से अचीव कर लेता है. दैट्स व्हाई दैट इज द गैस पार्टिकल इज नॉट बाउंडेड विद द मून्स ग्रेविटी. वो गैस पार्टिकल मून की ग्रेविटी के साथ बाउंड नहीं रह पाता, इसीलिए मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं. अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो इस ग्रेविटी की वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से अकर होते हैं. द वेरी फर्स्ट फिनोमिना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टाइड्स. The first natural phenomena that occurs due to gravitation is tides. Tide is basically the rise and fall of water level. ठीक है. अब every tide occurs after 12 hours and 26 minutes. 12 hour and 26 मिनट्स के बाद जो है वो टाइड अकर होती है. अब टाइड जो है वो बेसिकली है क्या, होती किस वजह से है, इसके पीछे दो रीजन है. द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ टाइड, द फर्स्ट रीजन इज ग्रेविटेशन फोर्स exerted by the moon and the sun on the earth. This is the first reason of why the tide is occurring. Gravitation force जो मून और सन जो है वो अर्थ के ऊपर exert करते हैं, उसकी वजह से फर्स्ट रीजन ये है. एंड द सेकेंड रीजन इज rotational motion of the earth. अब रोटेशनल मोशन है तो वो कैसे होगा, अबाउट इट्स एक्सेस, ठीक है. इन दो रीजंस की वजह से हमारे पास टाइड्स जो हैं वो अकर होती है. टाइड्स अकर कहाँ होती हैं, बेसिकली समुद्र में अकर होती हैं या कहीं पर भी जहां पर वाटर लेवल एक बहुत ज्यादा है. सी वाटर जो है या ओशियन वाटर जो है वहां बेसिकली आपको ये टाइड्स जो है वो दिखाई देंगी. समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है, वो होती हैं बेसिकली आपकी टाइड. जो रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ है इसकी वजह से दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं. वन इज द centrifugal force and another one is the centripetal force. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. और ये हर एक अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर हमारा ये फोर्स एक्ट करेगा. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और
ये एक्ट करेगा जो ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर हमारा कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और साथ में ये भी बताया फोर्स की, जैसे हमने बताया था कि वो डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन। इट मींस हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर से दूर जाने की कोशिश करता है। दैट फोर्स इज बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फ्लाई मतलब दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके दूर तो वो ऑलरेडी है सेंटर से, बट अर्थ से फ्लाई होने की कोशिश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट अब ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स तो आपको अर्थ के ऊपर प्रेजेंट दिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स आपको हवा में उड़ते हुए तो नहीं दिख रहे, वो आपको अर्थ के ऊपर एक स्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वो किस वजह से, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। इट मींस आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन। This is basically acting due to gravitation. You can say this is centripetal force is due to gravitation. Means gravitation का मतलब क्या है कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इनवर्ड डायरेक्शन में है तो दैट्स व्हाई ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज सीन टू बी अटैच्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, वो आपको उड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। एक थ्रेड लेना, थ्रेड के ऊपर कोई छोटा सा आप एक स्क्वायर पीस बांध लेना, चाहे आप इवन उसके ऊपर एक बिस्किट भी बांध लेना, या आप कोई एक हार्ड जो है रबड़ बांध लेना उसके ऊपर, जो आपकी इरेजर वाली रबड़ होती है। ठीक है, एक एंड पे उसको रबड़ को बांधना और दूसरे एंड को आप पकड़ना और उसको ऐसे गोल गोल घुमाना। ठीक है, जब तक आपका फोर्स जो है आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसको गोल गोल घुमा रहे हो तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करेगा। जैसे ही आपने, यानी कि आप क्या थे, एक तरीके से उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स थे। ठीक है, जब आप उसको गोल घुमा रहे थे, जैसे ही आपने उस थ्रेड के ऊपर अपना फोर्स लगाना छोड़ दिया तो आप देखोगे कि वो थ्रेड जो है वो दूर जाएगा और बिल्कुल क्या जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किसकी वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। आप जब तक उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसको घुमा रहे हो और वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। ठीक है, अब ये रोटेशनल मोशन जो है अर्थ का, वो दो फोर्सेस अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अनदर वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ के लगता है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स टेंड टू फ्लाई। ऑब्जेक्ट्स वांट to fly away from the center, away from the center of the earth। ठीक है, अर्थ के सेंटर से फ्लाई होने की कोशिश करता है, दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये रीजन है इसका। नाउ द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसकी वजह से, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट इज बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, और यू कैन से प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। नाउ द वाटर पार्टिकल्स ऑन द अर्थ जो प्रेजेंट हैं वो भी क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंटर से दूर जाने की या फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट दैट वाटर पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू फ्लाई
because of this centripetal force. Now there are two types of tides that are occurring. One is the high tides and another one is the low tides. High tides are further divided into two. One is the direct tide. Direct tide is known as the primary tide. And another one is the antipodal tide. Antipodal tide are known as the secondary tide. ठीक है, अब टाइड्स जो है वो अक्कर कैसे होती हैं? देखो अभी मैंने बताया कि टाइड जो है वो क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल है, एंड दैट इज बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ. अब ग्रेविटेशन फोर्स हमने पहले भी पढ़ा था कि सन की जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होती है. तो सन जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करता है दैट इज 46% मोर देन द ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ. इसका मतलब क्या हुआ कि मून ने जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई किया है, अर्थ के ऊपर लगाई है, वो क्या है, 46% लेस है किससे, जो ग्रेविटेशन फोर्स सन अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहा है. ये हो गई बात. अब बात आती है कि ये टाइड अक्कर कैसे होती है. सपोज करो दिस इज द मून. ये क्या है, मून है. नाउ अब मून के, ये हमने एक डायग्राम कंसिडर किया इसके लिए, टाइड्स के कंसेप्ट को समझने के लिए. मून के सामने एग्जैक्टली जो प्लेस है दैट इज पॉइंट ए. ठीक है, पॉइंट ए के ऑपोजिट एग्जैक्टली जो प्लेस है दैट इज नोन एज पॉइंट बी. ठीक है, इसके अलावा दो पॉइंट्स हमने और कंसिडर किए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. दिस पॉइंट ए इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मून. ये क्या है, मून के एग्जैक्टली ऑपोजिट है. नाउ व्हाट हैपेंस, पॉइंट ए जो है, जो एग्जैक्टली मून को फेस कर रहा है, ड्यू टू मून्स ग्रेविटी, मून्स की ग्रेविटी की वजह से यहां वाटर, जो पॉइंट ए पर वाटर लेवल है वो क्या करेगा, राइज अप होगा, स्वेल अप होगा. नाउ स्वेल अप होने की वजह से यहां पर मेरे पास जो है टाइड अकर होगा. दैट टाइड इज बेसिकली द प्राइमरी टाइड. वो कौन सा प्राइमरी टाइड है, या हम उसको कह सकते हैं वो डायरेक्ट टाइड है. नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट द पॉइंट बी. ए के जो ऑपोजिट पॉइंट है पॉइंट बी, वहां पर जो टाइड अकर होगा वहां पर भी क्या होगा, आपका टाइड अकर होगा. अब वो टाइड अकर कैसे होगा, बेसिकली बी पॉइंट जो है वो ए के कंपैरिजन में मून से ज्यादा फार है. अब मून से ज्यादा फार होने की वजह से यहां पर जो ग्रेविटी होगी वो मेरी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है, ए पॉइंट के कंपैरिजन में बी पॉइंट पर जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, मेरे पास कम होगी. तो यहां पर भी वाटर जो है वो स्वेल अप तो होगा, बट नॉट एज मच हाई, इतना ज्यादा हाई नहीं होगा जितना ए पॉइंट पर था. ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो टाइड अकर हुआ दैट इज बेसिकली द डायरेक्ट टाइड और प्राइमरी टाइड. वो क्या है, डायरेक्ट टाइड है या प्राइमरी टाइड है. बी पॉइंट पर जो टाइड अकर होगा दैट इज बेसिकली द एंटीपोडल टाइड और सेकेंडरी टाइड. वो क्या होगा, एंटीपोडल टाइड कहेंगे उसको, या टाइड कहेंगे, या फिर उसको सेकेंडरी टाइड बोलेंगे. ए और बी पॉइंट पर वाटर तो स्वेल अप हो गया. अब वाटर स्वेल, देखो सी लेवल जो है वो मेरा क्या है, उसमें वाटर मेरा फिक्स है. अगर कहीं पर वाटर स्वेल अप होगा तो कहीं पर नीचे भी जाएगा, स्वेल डाउन भी होगा. अब वो स्वेल डाउन जो है वो कहाँ आकर होगा, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के ऊपर. ये बेसिकली, ये वाला तो क्या है, मेरे पास एक डायामीटर है ले लो, और इसका सेंटर क्या है, ई सेंटर है. ठीक है, अब ए बी इज बेसिकली द डायामीटर.
सी और डी पॉइंट पर वाटर क्या होगा, स्वेल डाउन होगा एज लो टाइड्स। इनको क्या कहा जाता है, लो टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ए और बी पॉइंट पर जो टाइड अकर हुआ दैट इज बेसिकली द हाई टाइड, और लो टाइड कहां अकर हुआ, सी एंड डी पॉइंट पर अकर हुआ। यहां पर बेसिकली वाटर क्या हुआ, वो स्वेल डाउन हुआ, और इन पॉइंट्स पर जो है वो बेसिकली क्या हुआ, स्वेल अप हुआ। और स्वेल अप क्या हुआ, water is swelling up at point A and B. Swell down of water कहां पर, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, तो वहां क्या कर होते हैं, लो टाइड से कर होते हैं। अब इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि यहां पर अब ये रिवर्स पोजीशन अकर कब होगी, ए पॉइंट पर अभी क्या था, डायरेक्ट टाइड था, बी पॉइंट पर जो टाइड था वो एंटीपोडल टाइड था। तो जब क्या होगा, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो आफ्टर 12 आवर्स this A point will become B point and this B point becomes A point. कब, after 12 hours, and 12 hours के बाद में पोजीशन तो एग्जैक्टली चेंज हो गई, बट अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इस वजह से वो पोजीशन, अब मून भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो मून की पोजीशन जो है वो भी क्या होगी, कुछ एंगल से चेंज हो जाएगी। अब ये एंगल जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम और लगेगा, 26 मिनट। इस डिस्टेंस को कवर करने में 26 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। 26 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे तो मून के एग्जैक्टली सामने बी पोजीशन कब आएगी, आफ्टर 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स, सो दैट उसके बाद क्या होगा, बी पोजीशन पर अब डायरेक्ट टाइड अकर होगा, प्राइमरी टाइड अकर होगा, और ए पोजीशन पर एंटीपोडल टाइड अकर होगा, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसीलिए टाइम जो था, अभी मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि एक टाइड को एक पोजीशन पर रिवर्ट होने के लिए, मींस डायरेक्ट टाइड को सेकेंड एंटीपोडल टाइड में कन्वर्ट होने के लिए वो कितना टाइम लेती है, 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। Now there are different types of tides. Now the next topic is types of tides. There are two types of tides. One is the spring tide, and another one is the neap tides. ठीक है, दो तरीके के टाइड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्प्रिंग टाइड, सेकेंड वन इज द नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड जो है वो अकर होता है, अकर आइदर ऑन फुल मून डे और न्यू मून डे। ठीक है, या तो फुल मून डे पे अकर होगा या फिर न्यू मून डे पे अकर होगा। अब टाइड्स का मेन रीजन क्या था कि हमारे पास अकरेंस कब होती है, जब सन की ग्रेविटी की वजह से और मून की ग्रेविटी की वजह से, यही था। राइज एंड टाइड इज बेसिकली द राइज ऑफ वाटर एंड द फॉल ऑफ वाटर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सबसे पहले फुल मून डे। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्प्रिंग टाइड ऑन फुल मून डे। फुल मून डे पे क्या होता है, अर्थ के दोनों साइड, अर्थ, सन, अर्थ और मून, ऑल द थ्री लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। बट अर्थ के दोनों साइड जो है, एक साइड सन प्रेजेंट है और दूसरी साइड मून प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, जहां प्राइमरी टाइड कहां आकर होगी, जो मून साइड मून को फेस कर रही है। लेकिन इस टाइड को सपोर्ट कौन करेगा, जो सन की एंटीपोडल टाइड है वो सपोर्ट करेगी। यानी कि सन की ग्रेविटी की वजह से जो टाइड अकर हो रही है, सेकेंडरी टाइड, सन की वजह से यहां पर कौन सी टाइड अकर होगी, सेकेंडरी टाइड अकर होगी। मून की वजह से यहां पर कौन सी टाइड अकर होगी, प्राइमरी टाइड अकर होगी। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो सपोर्ट है वो किसका है, प्राइमरी टाइड इज सपोर्टेड बाय द एंटीपोडल टाइड ऑफ द सन। ठीक है, सन की वजह से जो एंटीपोडल टाइड है उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब यहां पर जो टाइड है, यहां पर टाइड मून की वजह से कौन सी है, एंटीपोडल टाइड है। एंटीपोडल टाइड इज सपोर्टेड बाय द सन प्राइमरी टाइड। सन की प्राइमरी टाइड जो है वो सपोर्ट करेगी इस लोकेशन के ऊपर। दिस हैपन्स ऑन द फुल मून डे। व्हाट हैपन्स ऑन द हाफ न्यू मून डे। न्यू मून डे पे क्या होता है, न्यू मून डे पर ये डायग्राम चेंज हो जाता है। अब वो क्या होगा कि सन और मून जो हैं वो आपके दोनों कहां आ गए, सेम साइड आ गए। ठीक है, ये आपका क्या है, मून है। ऑन न्यू मून डे सन एंड मून बोथ कम्स इन द ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ। अर्थ की एक ही साइड पे अकर होते हैं। तो यहां पर जो प्राइमरी टाइड मून को फेस कर रही है, दैट इज सपोर्टेड बाय द प्राइमरी टाइड ड्यू टू द सन। ठीक है, प्राइमरी टाइड जो है यहाँ पर वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। दोनों की एंटीपोडल टाइड जो है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए टाइड जो है दैट इज मोर पावरफुल ऑन द न्यू मून डे एज कंपेयर टू द ऑन फुल मून डे। टाइड का जो लेवल है दैट इज very much high on the new moon day as comparison to the on full moon day. This spring tide is basically the high tide. ये कौन सी टाइड होती है, हाई टाइड होती है। ठीक है, नाउ द नीप टाइड। अगर नीप टाइड की अगर हम बात करते हैं तो नीप टाइड में क्या होता है कि ये जो टाइड कहलाती है ये कहलाती है लो टाइड्स। अब लो टाइड्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सन और मून जो है दे आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो यहां पर किसी को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये जो बेसिकली डायग्राम बनाया हुआ है, दिस डायग्राम इज फॉर नीप टाइड्स। नीप टाइड्स का मतलब ही यही है कि सन एंड मून बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन कंपैरिजन ऑफ द अर्थ। मींस यहां पर सन की वजह से हमारे पास हाई टाइड्स जो है, मून की हाई टाइड्स जो है वो कहां अकर हो रही है, ये पोजीशन पर और ये पोजीशन पर, बी पोजीशन एंड ए पोजीशन पर। सी पोजीशन एंड डी पोजीशन आर द लो टाइड। यहां पर अगर मैं सन की वजह से देखूं तो सन जो है वो सी और डी पोजीशन पर क्या कर रहा है, हाई टाइड्स को क्रिएट कर रहा है एज कंपेयर टू मून। मून यहाँ पर सन की जो लो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही है वो कहां हो रही है, ए और बी पोजीशन पर हो रही है। दैट्स व्हाई दीज नीप टाइड्स आर नोन एज लो टाइड्स। इनको क्या कहा जाता है, लो टाइड्स कहा जाता है। अब टाइड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बट अब जो ये नेचुरल फिनोमिना अकर हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ टाइड। हर एक चीज का अपना गुड इफेक्ट भी होता है और बैड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं गुड इफेक्ट कि टाइड्स का गुड इफेक्ट क्या होता है। जब टाइड्स जो हैं वो आपके लैंड लेवल तक आती हैं तो वो आपकी हेल्प करती हैं किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ
salt from the sea water. सबसे फर्स्ट है बेनिफिट. नाउ द सेकेंड बेनिफिट इज rivers become navigable. अब रिवर्स बिकम नेविगेबल कब? टाइडल वाटर जो है जब वो रिवर्स के अंदर फ्लो करेगा तो अपने साथ जो ये कह लो इम्प्योर वाटर है आपका, वो क्या कर जाता है, उसको वॉश आउट करता है और रिवर्स की क्लीनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कर देता है. तो दैट इज बिकम रिवर्स बिकम नेविगेबल. ये बेनिफिट है हमारे पास किसका? इफेक्ट ऑफ टाइड का. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशेस. वन इज द हल्सा फिश एंड अनदर वन इज द two types of fishes which need fresh water for laying the eggs. One is hilsa and another one is the salmon fish. ठीक है. Basically they are living in the salty water, but for laying their eggs they need to go in the fresh water. तो उसके लिए उनको कहां तक जाना पड़ता है? फ्रेश वाटर तक जाना पड़ता है. These two fishes, hilsa and salmon fish, they need fresh water for laying their eggs. For laying their eggs. तो टाइड की वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या कर जाती हैं? बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो सी वाटर से कहां मूव कर जाती हैं? फ्रेश वाटर में मूव कर जाती हैं विदाउट एनी एफर्ट. ठीक है. फॉर लेइंग देयर एग्स इन फ्रेश वाटर. सच टाइप्स ऑफ फिशेस इज नोन एज, जो कहां रहती हैं? सॉल्टी वाटर में रहती हैं और फ्रेश वाटर में जाकर के अपने एग्स जो हैं वो देती हैं. Such types of fish are known as anadromous fish. Anadromous fish. समझ में आया? Anadromous fish वो फिश है जो सॉल्टी वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर में अपना एग देती है. Those fishes are known as anadromous fish. ठीक है. ये फिशरमैन में भी, फिशरमैन्स को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जब टाइड्स आपकी आती हैं और फ्रेश उसमें रिवर्स में जाती हैं तो रिवर्स में जो है वो बहुत सारी फिश जो है वो आपकी कलेक्ट हो जाती हैं. तो फिशरमैन को आसानी होती है वहां से फिशेस को कैच करने में. नाउ व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स? समटाइम्स tides are so high that they carry sediments along with the water, and those sediments are not cleared or not get deposited in the river bed. ठीक है. क्या होता है कई बार जब टाइड्स बहुत ज्यादा हाई होती है तो उस मतलब उस टाइम पे जो सी के जो सेडिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? उस वाटर के साथ राइज अप हो जाते हैं और वो भी रिवर के बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं. और फ्लो ज्यादा ना होने की, रिवर में फ्लो ज्यादा ना होने की वजह से रिवर जो है वो आपकी क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है. दैट इज वन ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ टाइड्स. वन मोर गुड इफेक्ट इज देयर कि टाइड जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है. व्हेन टाइड्स आर फ्रीक्वेंट एंड वेरी हाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में. ठीक है. अब एक बैड इफेक्ट तो मैंने बता दिया कि आपके रिवर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? वाटर गेट्स अनड्रिंकेबल. अभी मैंने रीजन बताया था किसकी वजह से? वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज, कभी कभी टाइड्स इतनी ज्यादा होती है कि रिवर को ओवरफ्लो कॉज, यू कैन राइट इट एज कॉज रिवर वाटर
overflow, cause river water overflow, due to which crops get destroyed and coastal habitats were also destroyed. These are the bad effects of tides. These are the good and the bad effects of tide. Now the next topic is constellation and the zodiac. In the night we see many stars in the sky. रात को हमें आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं. But these stars which we see in the sky, stars in the sky are divided into small groups. ठीक है, जो आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं उनको स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया एंड दीज स्मॉल ग्रुप्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशन. बट प्रीवियस जो एंशिएंट हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने इन कॉन्स्टलेशंस को, these constellations are named based on the person name, animal name or article name. These constellations are named on person, animal और articles. ठीक है, अब इनको, ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं ये हमें अर्थ पर अलग अलग लोकेशन पर दिखाई देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमें अलग अलग सीजन में दिखाई देते हैं. जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें सन जो है वो मूव करता हुआ नजर आता है. कहां से? ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक. ठीक है, जब हम अर्थ से देखेंगे तो सन हमें मूव करता हुआ नजर आएगा. कहां से? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो जो एंशिएंट रिसर्चर्स थे उन्होंने इस पाथ को, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक का जो पाथ था, इस पाथ को डिवाइड किया था उन्होंने 12 पार्ट्स के अंदर. नाउ पाथ को डिवाइड किया उन्होंने 12 पार्ट्स के अंदर, और इन 12 पार्ट्स में जो कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट था, अकॉर्डिंग टू देयर शेप दे नेम्ड दीज 12 पार्ट्स. उस पार्ट्स के अंदर जो भी कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट थे उनकी शेप के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उन कॉन्स्टलेशंस को नाम दिया. 12 कॉन्स्टलेशंस को नाम जो है वो प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू द शेप, according to the shape. And these 12 constellations which are named according to the shape, they combinedly forms the zodiac, जिसको हम क्या कह देते हैं? राशि कहते हैं हिंदी के अंदर. 12 राशियां हैं. These 12 constellations are named as zodiac. These are the different constellations. These are 12 constellations as I discussed. The 12 constellations forms the zodiac and each constellation, 12 constellations जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, they form the zodiac and each constellation is known as sign. हर एक constellation को क्या कहा जाता है? साइन कहा जाता है. Constellation is known as sign. ठीक है, ये जो 12 कॉन्स्टलेशंस दिए हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं बेस्ड ऑन दीज 12 कॉन्स्टलेशन. इन 12 कॉन्स्टलेशंस के बीच बेसिस पर कॉन्स्टलेशंस जो हैं, 12 कॉन्स्टलेशंस के नाम ये लिखे हुए हैं, उनकी शेप्स जो है वो किस तरीके की होती हैं वो ये लिखी हुई हैं, एंड द ड्यूरेशन फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम दिस कॉन्स्टलेशंस आर नेम्ड, दीज आर गिवन ऑन दैट.
Suppose a child is taking birth on the 20th of March. Then, according to the astrologers, based on this calculation, 20th March is fall on the last constellation, that is Pisces. So, her zodiac sign is Pisces. उसका zodiac sign क्या हो जाएगा? Pisces हो जाएगा. Suppose if a child is taking birth on 18th of May, then according to this constellation, according to this table, his constellation is his or her constellation is Taurus. ठीक है, तो based on these constellations the astrologers do the calculation. Now the astronomers till now identify total 88 constellations. 88 constellations जो है वो प्रेजेंट है, जो एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक आइडेंटिफाई किए हैं. Among the 88 constellations, Hydra is the largest constellation. Hydra जो है वो क्या है? सबसे बड़ा constellation है, जिसमें एटलीस्ट 78 stars जो हैं, 78 big stars are present. Now, the constellation pictures, 12 constellation pictures are shown on the board. The different constellations are Ursa Minor, Ursa Major and so on. ठीक है, इसमें बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉकेट्स. रॉकेट्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक वो रॉकेट है जो वॉर के टाइम पर यूज होता है, दूसरा वो रॉकेट है जो आपको स्पेस को रीड करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब दो रॉकेट्स हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या होगी? अलग अलग होगी. जो आपको स्पेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा उसकी स्पीड जो है ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी. तभी वो क्या कर पाएगा? अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर जा पाएगा और स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएगा. नाउ द रॉकेट विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ द वॉर, उसकी स्पीड जो है वो एस्केप वेलोसिटी जितनी नहीं होती. तो इसीलिए हमारे पास रॉकेट, इस तभी मैंने क्या बताया था कि रॉकेट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि उस रॉकेट का पर्पस क्या है या उस रॉकेट को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है. अब बात करते हैं रॉकेट जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द रॉकेट. ठीक है, ये डायग्राम है किसका? रॉकेट का. This rocket is used for the space exploration. ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करें, चाहे हम इसको आउटर स्पेस स्टडी करने के लिए यूज करें या हम इसको एट द टाइम ऑफ वॉर यूज करें, पर्पस जो वर्किंग जो है वो रॉकेट की सेम ही रहेगी. रॉकेट जो है ये वर्क करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक चीज बता देती हूँ इसके बारे में. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा. रॉकेट के अंदर क्या है? बर्निंग फ्यूल है. रॉकेट के अंदर जो एक कंबशन चैम्बर है इसके अंदर क्या है? बर्निंग फ्यूल है. इसके अंदर फ्यूल है, जब उसको बर्न किया जाएगा तो वो क्या करेगा? गैसेस को प्रोड्यूस करेगा. दैट गैसेस, हॉट गैसेस, वो क्या करेंगी? नोजल जो दिखा रखा है उससे क्या करेगा? एस्केप आउट, बाहर निकलेगा. अब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से गैसेस प्रोड्यूस हुई और वो गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से वो हॉट गैसेस जो है वो बाहर निकली. कहां से? नोजल चैम्बर्स, नोजल से. तो दैट इज कॉल्ड द एक्शन. वो क्या था? एक्शन था. अब उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ कि जब वो गैसेस जो है वो नोजल से बाहर निकल रही है तो रॉकेट जो है वो क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. दैट इज बेसिकली द रिएक्शन. वो क्या है? रिएक्शन है. एज अ रिएक्शन ये जो गैस है, ये जो हॉट गैस जो एस्केप आउट हुई है रॉकेट से, वो क्या करती है? एक प्रेशर एग्जर्ट करती है रॉकेट बॉडी के ऊपर
and due to that exerted pressure the rocket is started moving forward. रॉकेट जो है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. This is the working principle of the rocket, and this is the diagram of the rocket in which different instrument package and controls, propellant, turbopump, and all the things are shown. Now the next topic is artificial satellite. Natural satellite तो हमें पता है क्या है. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है. ठीक है, जो किसी प्लैनेट के पास है और किसी प्लैनेट के पास नहीं है. सिमिलरली अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून, सिंगल मून. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिनको मैन मेड, जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं किसके द्वारा? मैन मेड के द्वारा. मैन मेड है जो दे आर बेसिकली द मैन मेड सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं. टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है. These are the very few applications of artificial satellite that I will told you. अब artificial satellite जो है वो स्पेस में भेजे जाते हैं कैसे? By using send into the space by using multi-stage launching system. मल्टी-स्टेज लॉन्चिंग सिस्टम को यूज करके these satellites are sent into the space. ठीक है, इनको स्पेस में सेंड किया जाता है. Where different rockets, different मल्टी-स्टेज लॉन्चिंग सिस्टम क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट रॉकेट्स को फायर किया जाता है. वन मोर थिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, अब एक और टर्म आती है स्पेस प्रोब. स्पेस प्रोब इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है. स्पेस प्रोब इज यूज फॉर स्टडी और रिसर्च ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. ठीक है, स्पेस प्रोब और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यही डिफरेंस है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और स्पेस प्रोब जो है वो यूज किया जाता है फॉर स्टडी और रिसर्च पर्पस ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स या फिर डिफरेंट स्पेस थिंग्स के ऊपर. जैसे कि मून को अगर आपको यूज स्टडी करना है तो उस केस में भी यूज जो होगा दैट इज स्पेस प्रोब यूज होगा. अगर आपको मार्स को स्टडी करना है या उसके ऊपर कोई रिसर्च जो है वो कैरी आउट करनी है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्पेस प्रोब. वीनस 13, वीनस 14 एंड सो ऑन. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास किस चीज के? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के. तो हमने एक नेचुरल फिनोमेना आज पढ़ा दैट इज टाइड, कितने टाइप्स के होते हैं. फिर हमने रॉकेट के बारे में स्टडी किया. देन उसके बाद हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में स्टडी किया. फिर हमने एक चीज और स्टडी की दैट इज कॉन्स्टलेशन एंड जट जोड़ी. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.